चलिए डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। 100 एपिसोड्स की सफलता के बाद आज से जो हमारा 101st एपिसोड चालू हो रहा है, उस दौरान कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे कभी कभार कहते रहते हैं सर एग्जाम में जब इकोनॉमिक टेक्निकल पैसेजेस आ जाते हैं तो हम उसे अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। दोस्तों, आज 101st एपिसोड की शुरुआत मैं ऐसे ही एक एडिटोरियल से करना चाहता हूं जिसमें गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन जो बातें हैं उसके ऊपर इकोनॉमिक एनालिसिस है, वो एडिटोरियल आज हम लेंगे। उसमें किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं वो देखने वाले। चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आवाज आ रही है, ऑडिबल है, विजिबल है? एक बार जल्दी से कमेंट में बता दीजिए सब लोग। चलिए जल्दी। आज से 200 एपिसोड की ओर का हमारा सफर शुरू हो रहा है और हर एपिसोड में कुछ नए वोकैब्स हमें सीखने को भी मिलते हैं। सो टुडे फ्राइडे शो, लेट अस बिगिन द जर्नी। चलिए रेडी, सब लोग लिख दीजिए रेडी। चलिए ऑडिबल है, विजिबल है, बढ़िया। चलो सुपर, बढ़ते आगे। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शंस कंटिन्यू टू ग्रो एट अ हेल्दी पेस। तो जो सरकारी पेस का मतलब होता है स्पीड। तो जो सरकारी एक आय होती है, जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है, उसकी गति बढ़ते जा रही है, हेल्दी वाला एक कलेक्शन हो रहा है। लेकिन कंसर्न्स मतलब जो चिंताएं है ओवर द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रिमेन। जो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है हर साल, ठीक है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका अभी भी एक टेंशन बना हुआ है। तो आज के इस एडिटोरियल में इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स और उससे रिलेटेड वोकैब्स को हम सीखने वाले हैं। भले 10 से 12 ही वोकैब्स होंगे, लेकिन वो वोकैब्स में हमें एक अलग लेवल का वर्ड यूसेज सीखने को मिलेगा। एग्जाम्स जो आपकी अपकमिंग आ रही है, 19 दिसंबर को है एग्जाम, कुछ लोगों की 11-12 दिसंबर को एग्जाम है। ऐसी अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमें वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आज ऐसे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, टैक्स रिलेटेड टर्म्स को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों माइंड मैप के जरिए। इन लाइन विथ ब्रॉडर इकोनॉमी। जब आप बोलते हो ब्रॉडर इकोनॉमी, मतलब एक तरह से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। ओवरऑल इंडिया को ध्यान में रखते हुए जो पॉइंट की बात करें वो किसी एक स्टेट के संदर्भ में आप इसे नहीं सोचिएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। आज से एक नए जुनून, नए उत्साह के साथ हम पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सेंटर का जो टैक्स रेवेन्यू है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ऊपर की ओर दिखाया है, मतलब ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है। कैसे वाले पेस से? ब्रिस्क, मतलब बहुत ही अच्छा हेल्दी वाला जो पेस होता है, ऐसी वाली गति से आगे बढ़ रहा है। और देखो दोस्तों, इकोनॉमिक बातें आई तो आंकड़े आएंगे, आंकड़े आएंगे तो एनालिसिस आएगा। पहले जो 7 महीने होते हैं, मतलब अप्रैल महीने से लेकर अक्टूबर 2021 का जो महीना होता है, उसमें जो भी टैक्स कलेक्शन हुआ वो कितना बढ़ चुका है? 56% हुआ है। अप्रैल और अक्टूबर 2020 का जो समय था 7 महीने का, उसके सामने कंपेयर किया जाए तो, है ना, ऐसा कंट्रोलर जनरल ऑफ, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर, जो कंट्रोलर जनरल होते हैं ऑफ इंडिया, उसके अनुसार ये जो रिपोर्ट आया वो बताया जा रहा है। और आगे अगर हम इसमें एनालिसिस करें तो देखते हैं आगे क्या बताया है, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अनुसार ये 56% अप हुआ है टैक्स कलेक्शन 7 महीनों में, अप्रैल से अक्टूबर 2020 और अप्रैल से अक्टूबर 2021। आगे बढ़ते। अच्छा, ये जो डेटा है वो थोड़ा स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब है थोड़ा सा बायस्ड होना, किसी एक चीज की ओर झुका हुआ होना, एकदम जेन्युइन आंकड़ा उसमें आइडिया आना नहीं। उसका कारण है दोस्तों लो बेस टैक्स इफेक्ट या लो बेस इफेक्ट। मतलब बेस ईयर जो होता है वो पूरा एक साल के आधार पर लिया जाता है, लेकिन इस बार पैंडेमिक उसकी असरों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 7 महीनों का ही एनालिसिस किया गया है। इसीलिए ये एनालिसिस थोड़ा कैसा है? स्क्यूड है, थोड़ा सा बायस्ड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टैक्स का कलेक्शन जो हुआ है सरकार के द्वारा वो 30% हायर हुआ है देन द प्रीवियस टैक्स कलेक्शन। पिछले साल ओवरऑल जो भी कलेक्शन हुआ 2019 में, उसके मुकाबले अगर बात करें 20 में, जिसको असेसमेंट ईयर कहते हैं 21, मतलब जब मैं बोलूंगा 21 का साल तो वो 20 की बात करेगा, जब मैं बोलूंगा 20 का साल तो वो 19 की बात करेगा। तो वो कलेक्शन 30% बढ़ा है। और सेंटर्स के जो फिनेंसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो बेटर देन प्रोजेक्टेड कंडीशन आ चुका है। हमने सोचा 100 रुपया कमाएंगे, 120 कमा लिया। हमने सोचा था 200 रुपया कमाएंगे, 250 रुपया कमा लिया। ठीक वैसे यहां सरकार ने जो भी प्रोजेक्शन किया उससे ज्यादा ग्रोथ मिला है, ऐसा बोला जा रहा है। और ये पूरा जो डेटा है ना दोस्तों, वो डिसएग्रीगेटेड डेटा है।
डिसएग्रीगेटेड का मतलब होता है पूरा सिंपल नहीं देना, पूरा ग्रुप को बांट बांट के टुकड़े टुकड़े में देना, उसे कहते हैं डिसएग्रीगेटेड। क्योंकि जब सबको जोड़ दिया जाए तो उसे एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों दो तरह के टैक्सेस जो है वो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, एक डायरेक्टली कलेक्ट किए जाने वाले और एक इनडायरेक्टली कलेक्ट किए जाने वाले। तो यहाँ पे होता है कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है ना वो ग्रोन एट अ हेल्दी क्लिप। हेल्दी क्लिप का मतलब होता है हेल्दी ग्रोथ वाला एक फेज, एक हेल्दी पेस, मतलब ब्रिस्क पेस जो यहां आया था उसी का सिनोनिम हो गया हेल्दी क्लिप। और उसमें डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो 24% बढ़ा है प्री पेंडेमिक लेवल। मतलब पेंडेमिक के पहले जो डायरेक्ट टैक्स सरकार को मिला था, पेंडेमिक के बाद, कोरोना वायरस के बाद उसमें 24% बढ़ोतरी दिखी, अच्छी बात। और आगे अगर बात करें तो उसमें कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है और साथ साथ में जो इनकम टैक्स होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उससे एक रोबस्ट ग्रोथ, एक हेल्दी, एक स्ट्रॉन्ग जो ग्रोथ है वो यहां पे दिखा। उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसमें ब्रिस्क ग्रोथ, मतलब एक अच्छा हेल्दी वाला ग्रोथ हुआ है। कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस है? एक्साइज है, कस्टम्स है और जीएसटी है। दोस्तों यहां पे कलेक्शन कितना हुआ तो 1.31 लाख करोड़, मतलब क्रोर्स, इतने करोड़ रुपए का 1.31 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन जो हुआ, और वो सेकंड हाईएस्ट है सिंस द शिफ्ट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे शिफ्ट मतलब क्या? तो एक समय था जब जीएसटी सिस्टम नहीं था, सर्विस टैक्स सिस्टम था। सर्विस टैक्स में से गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो मर्जिंग वाला सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन जो हुआ है वो ये वाला कलेक्शन है। और साथ में बोला है कि प्री पेंडेमिक लेवल से 27% बढ़ा है, लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो 25% ये कलेक्शन बढ़ा हुआ है। सो दैट इज द फर्स्ट माइंड मैप। और ये हिंदू एडिटोरियल आज सुबह आपने जो पढ़ा होगा उसमें से तो नहीं है, आप चेक करिए दोस्तों। आज सुबह आपने जो भी, आज फ्राइडे है, आज सुबह आपने 2 एडिटोरियल पढ़े होंगे, उनमें से एक भी ये एडिटोरियल नहीं है। ये आज से 10 दिन पहले का एडिटोरियल है जो उठाया गया है, और उसका कारण यह है कि ये पूरा इकोनॉमिक कवरेज था। तो मेरा ये टारगेट था कि जैसे ही हमारे 100 एपिसोड्स खत्म होते हैं, 101st एपिसोड जब आएगा तो थोड़ी सी इकोनॉमिक पारियां खेली जाए, इसीलिए आज ये एडिटोरियल उठाया गया है। चलिए बढ़ते आगे। और इसीलिए आपको टेलीग्राम जो चैनल है एकेडमी पे, वहां पे इस बात का मैसेज भी आया होगा, लेकिन फिर भी आपने अगर इस एडिटोरियल को पढ़ा है, 2 जो सुबह दिए गए थे, तो वो भी आपका ज्ञान बढ़ाने का काम तो करेंगे ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लिख देंगे कमेंट में सब लोग, चलो चलो जल्दी नेक्स्ट लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द करंट ट्रेंड होल्ड्स, मतलब ये जो ग्रोथ का फेज है वो कंटिन्यू रहता है, तो ग्रोस जो टैक्स कलेक्शन होता है वो आउटस्ट्रिप कर जाएगा। जब एक चीज दूसरी चीज से आगे निकल जाए, ज्यादा हो जाए, फास्टर हो जाए, तो उसे कहते हैं आउटस्ट्रिप करना। तो यहाँ पे जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है वो आउटस्ट्रिप कर रहा है बजटेड टारगेट जो 22.17 लाख करोड़ का था, उससे भी आगे निकलता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो, और उसमें से अभी तक इतना कलेक्शन तो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेरिंग ऑन टैक्स डेवल्यूशन टू स्टेट्स, और ये जो भी चीज है उसका बेरिंग मतलब उसका इफेक्ट होगा किसके ऊपर? टैक्स डेवल्यूशन। डेवल्यूशन का मतलब होता है हस्तांतरण करना, ऊपरी अथॉरिटी से नीचे की अथॉरिटी की ओर अगर कोई चीज सौंपी जाए, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करी जाए, तो उसे कमेंट में लिख दो क्या कहते हैं? डिवल्यूशन, ठीक है, हस्तांतरण करना, तो वो भी होगा। साथ साथ में नॉन टैक्स रेवेन्यू दोस्तों, म्यूनिसिपालिटी से, गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा सर्विसेज से, होम गार्ड की सर्विसेज से, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज से, ऐसे बहुत सारे जगह से सरकार को कुछ ना कुछ पैसा मिलते रहता है, उसे कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या कहते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो इनकम टैक्स, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी से मिलता है वो नहीं। जो सरकार सर्विसेज देती है, चाहे वो स्ट्रीट सर्विसेज हो, चाहे म्यूनिसिपालिटी सर्विसेज हो, चाहे होम गार्ड की सर्विसेज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हो, वो सारे सर्विसेज में से जो कलेक्शन सरकार का होता है उसे कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो उसका जो बेनिफिट है ना, और वो बहुत ज्यादा है ट्रांसफर फ्रॉम आरबीआई से। मतलब आरबीआई ने जितना पैसा अवेलेबल कराया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उससे भी ज्यादा फायदा हो चुका है सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू से। लेकिन जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो सरकार का एक एजेंडा है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। कैसे डिसअपॉइंटिंग है, आइए समझने की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें यह पॉइंट समझना पड़ेगा कि अनलेस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस फ्रुक्टिफाइज, मतलब आप जो डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले, फ्रुक्टिफाई मतलब उसका फल मिलना, उसका प्रोडक्टिव परिणाम मिलना, अगर वो अनलेस मतलब इफ नॉट, अगर वो नहीं होता है
तो एक चैलेंज आ जाएगा कि जो भी फिस्कल डेफिसिट होती है ना, डेफिसिट का मतलब होता है शॉर्टफॉल। आपने 500 रुपया कमाया, 600 रुपया खर्च कर दिया, 100 रुपया आपका घटा है, उस घाटे को कहते हैं डेफिसिट, और फाइनेंशियल घाटा है तो फाइनेंशियल को कहते हैं फिस्कल। तो जो टारगेट है कि 6.8% जो जीडीपी का होता है उतना ही हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, वो टारगेट पे पहुंचने में हमें दिक्कत आ जाएगी। अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है फिस्कल डेफिसिट का परसेंट 7% हो जाए, 8% हो जाए, तो नुकसान का परसेंटेज हो सके उतना कम रखना है। और सरकार का टारगेट है कि 6.8% अगर जीडीपी का हम अचीव कर लेते हैं शॉर्टफॉल, तो वो पिछले साल के 10% नुकसान से तो अच्छा ही है कि 6% ही नुकसान हुआ। ऐसी बातें यहां करी जा रही है। और सरकार का टारगेट है कि 1.75 लाख करोड़ टैक्स का जो है पूरा कलेक्शन किया जाए, उसमें से 9,329 करोड़ का अभी तक टारगेट अचीव भी हो चुका है। सो ये है आपका सेकंड माइंड मैप। चलिए दोस्तों, कमेंट में एक बार सब लोग लिख देंगे क्लियर, ताकि मैं नेक्स्ट माइंड मैप की ओर बढ़ूं और उस आधार पे आज का एडिटोरियल हम पढ़ेंगे। आज के एडिटोरियल की साइज भी थोड़ी ज्यादा है, तो आज 40 मिनट 45 मिनट भी जाए तो तैयार रहने का बराबर, और 50 मिनट भी जाएगी। ठीक है, रेडी लिख दो भाई, सब लोग रेडी लिख दो। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज से एक नई पारी की शुरुआत हो रही है। कुछ लोग फिर भी, जो हमने 100 एपिसोड किए उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो एक्टिव नहीं थे पूरे, ठीक है, तो उनका नुकसान मैं देख पा रहा हूं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो थ्रू आउट एक्टिव थे उनका फायदा भी मैं देख पा रहा हूं। तो जो इस बार इनएक्टिव थे, मैं चाहता हूं कि आज से पूरी तरह से वो एक्टिव हो जाए, और आज से 2 महीने में, मतलब जब 60 एडिटोरियल और हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता हुआ दिखाई देगा, और वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति जो रुझान है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, जो इंटरेस्ट है, जो इन्वॉल्वमेंट है उसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। दोस्तों, रोजाना एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए किया जाने वाला खर्चा हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इंफ्रा डेवलपमेंट करना हो, बिल्डिंग्स बनाने हो, पुल्स ब्रिजेस बनाने हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन कैसी वाली पेस से बढ़ रहा है? सबड्यूड, मतलब थोड़ा सा धीमी गति से बढ़ रहा है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर एक हेल्दी पेस के साथ बढ़ रहा है। और आगे एक्सपेंडिचर का जो गणित है वो आगे जाके और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। कैसे कॉम्प्लिकेट होगा, उसके लिए हम पैरा जब पढ़ेंगे तब हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते, लेकिन कंफर्टेबल रेवेन्यू का असेसमेंट अगर किया जाए ना, रेवेन्यू किस तरह से आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, उसका पूरा एनालिसिस अगर अच्छे से किया जाए तो आपके जो कंसर्न्स है वो अले हो जाएंगे, मतलब थोड़े शांत हो जाएंगे, थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। सो दैट वाज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द पैसेज। और ओवरऑल अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स किए गए डिस्कस जो एनालिटिकल थे, लेकिन साथ में ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आशा जगाता हुआ, सिल्वर लाइन बुलेट जिसे कहते हैं, ऐसा होपफुल वाला टोन भी हम इसमें कह सकते हैं। चलिए कमेंट में सब लोग एक बार लिख दो गो अहेड, ताकि हम हर शब्द का हिंदी अनुवाद करके इसी एडिटोरियल को समझने की कोशिश चालू करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए जल्दी, हम भी थोड़ा जलपान कर लेते हैं। चलिए फटाफट फटाफट सब लोग गो अहेड, गो अहेड। चलिए हमारी टीम, सर आवाज एकदम क्लियर आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट टैक्स का जो कलेक्शन है कंटिन्यू टू ग्रो एट अ हेल्दी पेस। पेस का मतलब होता है जो स्पीड होती है उसकी वो गति, बट कंसर्न्स ओवर द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रिमेन। लेकिन जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है उसकी चिंता अभी भी बनी हुई है। एक कंफर्टेबल रेवेन्यू का असेसमेंट अगर करे तो वो अले करेगा, थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, थोड़ा सा काम डाउन करेगा। जो कंसर्न्स, चिंताएं बनी हुई है सरकार के लिए, जो अलाउ करती है इसको स्पेंड इट्स बजटेड अलोकेशंस इन द मंथ्स अहेड, जिससे आगे आने वाले महीनों में जो आपने अलोकेशन किया है, जो पैसा पहले से अपोर्शन किया है, उसको खर्च करते समय चिंता नहीं आएगी। और उसी चीज के ऊपर आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इन लाइन विद द ट्रेंड्स इन द ब्रॉडर इकोनॉमी, ब्रॉडर इकोनॉमी के ओवरऑल अगर मैक्रो व्यू पॉइंट देखा जाए तो जो हो रहा है उसके साथ साथ उसके कनेक्शन में इन लाइन विथ अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू जो है हैव बीन ग्रोइंग एट अ ब्रिस्क पेस, मतलब हेल्दी पेस। एट द एग्रीगेट लेवल, ओवरऑल अगर बात करें, एग्रीगेट मतलब ओवरऑल बात करें तो सेंटर का जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू जो होता है इन द फर्स्ट 7 मंथ्स, कौन सा महीना, अप्रैल से लेकर अक्टूबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, वर 56% ओवर
ठीक है, अप 56% ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2020 और अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2021 इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन जो आपका आया है ग्रॉस सरकार का, ठीक है, उसमें 56% बढ़ोतरी हुई है। एज पर द डेटा जो रिलीज किया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो सारे गवर्नमेंट डेटा को पब्लिश करने का भी काम करता है जब जब जरूरत पड़े तब। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। While these numbers are skewed, ये नंबर थोड़े बायस्ड है, थोड़े से इम्बैलेंस्ड दिखते हैं। Owing to मतलब ड्यू टू, किस कारण से? लो बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों एक साल के सामने दूसरा एक साल कंपेयर किया जाना चाहिए, लेकिन इस बार का बेस आपका था 7 मंथ्स, तो उसे कहते हैं लो बेस इफेक्ट। कमेंट में सब लोग एक बार लिख दीजिए लो बेस इफेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया वो आपको कंसेप्ट समझना होगा, इसका मीनिंग नहीं। टैक्स कलेक्शंस वर 30% हायर ओवर द सेम पीरियड इन 2019, और 2019 के मुकाबले अगर 2020 को देखें तो 30% था, 2020 के मुकाबले 2021 को देखें 7 महीना तो 56% है। तो स्क्यूड देखो, थोड़ा सा बायस, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। अचानक 56 हो गया, अचानक 30 था। ठीक है, आगे बढ़ते। दिस सजेस्ट, ये इशारा करता है कि सेंटर के जो फिनेंसिस है, सेंटर के पास जो फंडिंग है, आर इन अ बेटर पोजीशन देन व्हाट वाज प्रोजेक्टेड इन द यूनियन बजट। मतलब सेंट्रल जो एक यूनियन बजट आया था 2021 में, उसमें जो भी बताया गया उससे भी अच्छी कंडीशन में आज हम है। और डिसएग्रीगेटेड का मतलब होता है सेपरेटेड, है ना, डीमर्ज्ड, जो कंपाइल ना किया हो, ऐसा डेटा बताता है कि दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जो रेवेन्यूज हैं हैव ग्रोन एट अ हेल्दी क्लिप, मतलब हेल्दी पेस। और डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज आर अप अराउंड 24% फ्रॉम देयर प्री पेंडेमिक लेवल। पेंडेमिक नहीं आया था, कोरोना नहीं आया था, उस लेवल पे अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है सरकार का वो 24% बढ़ा है, विथ रोबस्ट मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इफेक्टिव ग्रोथ ऑब्जर्व किया गया दोनों कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स कलेक्शन में। ठीक है, तो कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी से आता है वो टैक्स, और दूसरा इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल से आता है, जो पार्टनरशिप फॉर्म से आता है, वो दोनों का कलेक्शन मिला के जो सरकार का ग्रोथ दिख रहा है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में, वो 24% दिख रहा है, अच्छा लेवल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी विटनेस्ड हेल्दी ग्रोथ, उसमें भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। ब्रिस्क ग्रोथ का मतलब होता है, आप समझ चुके, एक रैपिड क्विक ग्रोथ होता है जो ऑब्जर्व किया गया है कस्टम्स में भी, एक्साइज में भी और जीएसटी में भी। आगे डेटा ऑन जीएसटी कलेक्शंस जो नवंबर महीने का है वो ये सजेस्ट करता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ट्रेंड इन द पीरियड देयर आफ्टर। अगर इसी तरह का ट्रेंड हेल्दी वाला, हेल्दी क्लिप वाला, ब्रिस्क वाला, अच्छा रोबस्ट ग्रोथ वाला फेस कंटिन्यू रहा, तो आगे बोला है कि विद कलेक्शंस टचिंग ₹1.31 लाख करोड़, इतना कलेक्शन जो हो चुका है, सेकेंड हाईएस्ट सिंस द शिफ्ट टू द इनडायरेक्ट टैक्स रेजिमे। रेजिमे का मतलब होता है एक सिस्टम, एक अप्रोच। ठीक है, वहां पे पहुंचने के बाद नॉर्मल सर्विस टैक्स से आप जब जीएसटी पे आ गए, उसके बाद भी सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है 1.31 लाख करोड़ रुपीस। तो ये एक अच्छा शिफ्ट दिखाता है। इनफैक्ट हकीकत में कलेक्शंस वर 25% हायर देन द लास्ट ईयर, और ये जो भी कलेक्शन हुआ है वो पिछले साल के मुकाबले अगर आप कंपेयर करो इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है, तो वो जीएसटी की स्पेसिफिक बात करें तो वो ऑलमोस्ट 25% ज्यादा आया है, और 27% हायर देन द प्री पेंडेमिक लेवल। जब कोरोना वायरस नहीं था तब से कोरोना वायरस आया, उसका फेज अगर कंपेयर करे, उसका बेस अगर बदल दे, तो वहां भी 27% ग्रोथ हुआ है। और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, अगर यही ट्रेंड होल्ड करता है, डिस्पाइट एक्साइज ड्यूटी कलेक्शंस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द कट्स इन टैक्सेस ऑन बोथ पेट्रोल एंड डीजल। थोड़ा ध्यान से, आराम से, रिलैक्स, ऐसा लंबा सेंटेंस जब आ जाता है तो पहले एक बार पढ़ लेता हूं मैं, फिर पूरा समझाता हूं। ध्यान दीजिए, अगर करंट ट्रेंड रहता है तो इसके बावजूद कि एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन जो है ना वो लाइकली टू बी अफेक्टेड, मतलब उसको तो अभी भी नुकसान पहुंचने की संभावना है, क्योंकि कट्स किए गए हैं टैक्सेस किसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर लगाया जाता है, उस कारण से एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन कम होगा। इसके बावजूद एक्चुअल जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन इस साल होगा ना, वो एंड अप मतलब उसका परिणाम अंत में कैसा आएगा, आउटस्ट्रिप करेगा, मतलब मोर देन हो जाएगा। किससे मोर देन हो जाएगा, बजटेड टारगेट ऑफ ₹22.17 लाख करोड़। तो 22.17 लाख का जो करोड़ का टारगेट रखा है टैक्स कलेक्शन का, उससे भी अच्छा कलेक्शन हो जाएगा अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, इसके बावजूद कि पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस में कटौती करी है और उस कारण से एक्साइज का टैक्स आपको कम मिलेगा, फिर भी आपके बजट से तो आप आगे ही रहोगे। दोस्तों यहां तक क्लियर है? फटाफट कमेंट में क्लियर लिख दीजिए कि एक जगह से टैक्स कम आने वाला है, फिर भी ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले इस साल आपका टारगेट अचीव हो गया, आप उससे
उससे ऊपर रहोगे। चलिए जल्दी क्लियर लिख दीजिए सब लोग, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में जब एक्टिव रहते हैं तो पढ़ाने का मजा कुछ और होता है भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस विल ऑल्सो हैव अ बेरिंग ऑन, मतलब हैव एन इंपैक्ट ऑन, हैव एन इफेक्ट ऑन, किसके ऊपर इफेक्ट होगी? डेवोल्यूशन, मतलब जो आप हस्तांतरण करते हो, है ना, जो एक तरह से डिसेंट्रलाइज करते हो टू स्टेट्स। बट इवन एज द गवर्नमेंट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपको बता सकता हूं, म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस होता है, होम गार्ड सर्विसेज होती है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ऐसी और जितनी भी सर्विसेज जो सरकार देती है और उसके लिए जो चार्जेस लगा के उसको कलेक्शन मिलता है, उसे कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो होता है हैव बेनिफिटेड फ्रॉम अ हायर देन एक्सपेक्टेड ट्रांसफर फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई से सोचा था उससे भी ज्यादा ट्रांसफर हमें पैसों के रूप में, मदद के रूप में मिला और उस आधार पे नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसको फायदा मिला। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स जो है कंटिन्यू टू डिसअपॉइंट। प्रोसीड्स का मतलब होता है उसमें से मिलने वाला पैसा, उसे कहते हैं प्रोसीड्स। लिखो, प्रोसीड्स का मतलब होता है मनी बीइंग कलेक्टेड। ठीक है, तो जो डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर सरकार क्या करती है, अपना कुछ पब्लिक जो एंटरप्राइज होता है उसमें से कुछ हिस्सा बेच देती है प्राइवेट को और उसके प्राइवेट सेक्टर से उसको पैसा मिलता है, इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और जो पैसा मिल रहा है उसे कहते हैं प्रोसीड्स। ठीक है, तो वो अभी भी थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंटिंग रहता है, ऐसा बोला है। एज अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 1.75 लाख करोड़, और टारगेट है 1.75 लाख करोड़ कलेक्शन सो फार हैव टच्ड ओनली 9329 करोड़। तो डिसइन्वेस्टमेंट का भी टारगेट है कि 1.75 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हो जाना चाहिए, उसमें से अभी तक 9000 करोड़ ही कलेक्शन हुआ है। अनलेस का मतलब आप जब भी अनलेस आए आप उसको क्या पढ़ो, इफ नॉट पढ़ो। कभी भी आपको अनलेस वाले सेंटेंसेस में दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल में हम जब ग्रामर सीखते हैं तब सब सर अनलेस सिखाते होते तो वो समझ में आता है, इफ सिखाते होते तो समझ में आता है, लेकिन जब कोई सेंटेंस में पूरा सेंटेंस बोले और आखिर में अनलेस बोले ना तो हम गड़बड़ा जाते हैं। तो इसीलिए अनलेस आए तो इफ नॉट पढ़ो। इफ द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो होती है ऑफ बीपीसीएल, आईपीओ, एलआईसी और सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, इफ नॉट प्रोसेस फ्रुक्टिफाई, अगर नहीं होती है, फ्रुक्टिफाई होना मतलब उसका फल मिलना, उसका परिणाम मिलना, अगर वो परिणाम नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो सेंटर इज लुकिंग एट अ ह्यूज गैप, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, which would make it challenging, जो भारत सरकार के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौती भरा काम हो जाएगा। फॉर इट टू मीट, मीट का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पे अचीव करना। क्या अचीव करना? इट्स बजटेड फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है जो शॉर्टफॉल होता है ना, वो टारगेट 6.8% ही रखना है, उसमें सरकार को चैलेंजेस आने की शुरुआत हो जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। आज का एडिटोरियल में थोड़ा कवरेज भी ज्यादा है, पॉइंट्स भी ज्यादा है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आता चला जाएगा। और अभी जैसे हमारा ये सेशन समाप्त होता है, थोड़ी ही देर में आपको मैं इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, उसको और अच्छे से आप पढ़िए, सारे वोकैब सीखिए, इस एडिटोरियल के पैराग्राफ को एक बार वापस भी पढ़िए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, अगर खर्चे की बात करें दोस्तों, तो इवन दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज बीन ग्रोइंग एट अ सबड्यूड पेस। सबड्यूड का मतलब होता है थोड़ा सा एक तरह से लेक्स, थोड़ा सा लेक्सिटी वाला, ठीक है, पेस मतलब थोड़ा सा थका मांदा, धीरा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सेंटर के द्वारा किया जाता है हैज बीन मेंटेन और हैज एक्चुअली मेंटेन्ड एट अ हेल्दी पेस, उसमें अच्छा ग्रोथ तो दिख ही रहा है। हाउएवर, हालांकि एक और बात यहां पे करे तो एक्सपेंडिचर मैथ्स, मतलब एक्सपेंडिचर का जो पूरा एक आपका कॉम्बिनेशन बैठा हुआ, जो गणित बैठा हुआ है, इज लाइकली टू, मतलब संभावना है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा विथ एन इंक्रीज इन द फूड सब्सिडी आउटगो। दोस्तों आउटगो का मतलब होता है आउटगोइंग कैश या आउटगोइंग फंड, बाहर जाने वाला पैसा। फूड सिक्योरिटी के कारण सरकार ज्यादा दे रही है डिस्ट्रीब्यूशन करने में फ्री फूड, साथ में एडिशनल अलोकेशन किया जा रहा है फॉर द फर्टिलाइजर सब्सिडी, मतलब खेत में जो भी फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उसके अंदर सब्सिडी में भी बढ़ोतरी करी गई है। तो सरकार का 2 जगह से ज्यादा पैसा आउटगो होगा, बाहर जाएगा, और एक्सपोर्ट के इंसेंटिव देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ बेनिफिट सरकार देगी। एडिंग टू द बर्डन ऑफ द एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब होता है दोस्तों ट्रेजरी, ठीक है, तो जो पूरे फंड को मैनेज करता है उसका टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि आएगा पैसा कम, जाएगा ज्यादा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट नॉटविथस्टैंडिंग दिस, इसके बावजूद अ कंफर्टेबल रेवेन्यू का असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन, अध्ययन अगर किया जाए
तो वो अले करेगा, शांत करेगा, रिलैक्स करेगा चिंताएं फॉर द गवर्नमेंट, सरकार को जो भी डर है कि क्या हमारा बजट मैनेज हो पाएगा, क्या रेवेन्यू कलेक्शन टैक्सेस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से हो रहे, उससे हम हमारा खर्चा पूरा करके 6.8% जीडीपी फिस्कल डेफिसिट पूरी कर पाएंगे या टारगेट अचीव कर पाएंगे या नहीं। उस बात की चिंता को अगर आपने अच्छे से एसेस किया रेवेन्यू, तो वो चिंताएं शांत हो जाएगी, जिससे सरकार अलाउ हो जाएगी, मतलब सरकार को परमिशन मिल जाएगी कि वो स्पेंड करे अपना बजटेड एलोकेशन इन द मंथ्स अहेड, उस बजट को रोक के ना रखे भविष्य के नुकसान के डर से। यह बात भी यहाँ पे होगी। तो बहुत ही बढ़िया वाला एडिटोरियल है जिसके ऊपर आज हमें अच्छी सी कवरेज मिली है। चलिए शुरू करते इसके वोकैब्स को समझने की। ठीक है, चलिए जल्दी 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 फटाफट कमेंट में सब लोग लिख दीजिए नेक्स्ट, ताकि हम आगे बढ़े और बाकी के पॉइंट को देखना शुरू करें वोकैब्स के जरिए। और टोन ऑफ द पैसेज आपको समझ में आ भी चुका होगा, लेकिन अभी टोन नहीं लिखोगे तो चलेगा, पहले वोकैब्स को देख लेते। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और पहला वोकैब है अले, मतलब एक तरह से डिमिनिश, घटा देना, पुट रेस्ट, फियर, सस्पिशन, चिंता जो होती है उसको एलिविएट करना, ये एक अच्छा वर्ड है, सुधारना, उसको उन्नत करना। ब्रिस्क पेस का मतलब होता है एक तरह से ब्रिस्क एक्टिविटी और एक्शन डन क्विकली, अच्छे से एनर्जेटिक वे में जो काम किया जाता है उसे ब्रिस्क कहा जाता है। स्क्यू का मतलब होता है बायस्ड और डिस्टोर्टेड इन अ वे, जिसे इनएक्यूरेट माना जाएगा, क्योंकि पिछले साल आप 7 मंथ्स को कंपेयर कर रहे हो और उसके अगले साल आप 12 मंथ्स को कंपेयर कर रहे हो, तो इसका परसेंटेज में बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा, उसे हम कहेंगे स्क्यूड। डिसएग्रीगेटेड डेटा मतलब सेपरेशन ऑफ कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह रखी थी, उसके टुकड़े कर करके अलग अलग पीसेस में दे दिया ताकि आप एल्यूसिडेट कर पाओ, ताकि आप एक्सप्लेन कर पाओ। अंडरलाइन का मतलब जो हिडन, छुपा हुआ ट्रेंड और पैटर्न होता है उसको भी आप हाईलाइट कर पाओ। एट अ हेल्दी क्लिप का मतलब होता है क्विकली, एट अ फास्ट पेस मतलब वही वापिस हुआ ब्रिस्क। रोबस्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। विगरस एक अच्छा वर्ड है, स्टर्डी भी एक अच्छा वर्ड है। सिन्यूवी, इसे क्या पढ़ा जाएगा, साइनवी नहीं सिन्यूवी। सिन्यूवी का मतलब भी होगा बड़ा मजबूत, प्रबल। और ऐसा ही होता है हस्की, ये डॉग की वैरायटी भी होती है, बड़ी तगड़ी पावरफुल होती है, इसीलिए हस्की का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड रोबस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेजिमे, अ सिस्टम और ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, apparatus और प्रोसीजर और कोड, एक शासन, एक कला, एक व्यवस्था। आउटस्ट्रिप करना, मोर फास्टर देन या ओवरटेक करना मतलब मूव फास्टर। ठीक है, आउट डिस्टेंस, आउट पेस, गेन ऑन और आउट रन। आउट परफॉर्म भी होता है, कमेंट में लिख दीजिए सब लोग, आउट परफॉर्म भी होगा। चलिए आउट परफॉर्म भी होगा। बढ़ते हैं आगे। बेयर ऑन मतलब बी रेलेवेंट टू समथिंग, कंसर्न, हैव रेफरेंस टू। ठीक है, फ्रुक्टिफाई करना, मेक फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, फर्टिलाइज करना, है ना, फैसिनेट करना या एक तरह से पॉलिनेट करना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट दोस्तों, ये लॉस किस तरह का होता है, सरकार को आने वाला पैसे से जाने वाला पैसा जब बढ़ जाए तो उस शॉर्टफॉल को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये आपके पढ़ने और समझने के लिए रखा है। अब आप चेक करिए, जब ऐसे एडिटोरियल को आप पढ़ना शुरू करते हो तो इकोनॉमिक सेंस भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। एग्जाम में कभी आरसी, कभी जंबल, कभी क्लोज टेस्ट में आपको इन्हीं तरह के पैसेजेस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, लेकिन मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं तो हमारा कंसेप्ट, हमारा क्लैरिटी और बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सब्ड्यू का मतलब होता है क्वाइट एंड रादर रिफ्लेक्टिव, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त, डिप्रेस्ड, सॉम्बर होना, ग्लूमी होना, फॉरलॉर्न होना। और एक लिखा है वुबिगॉन, ठीक है, तो डल। चलिए, तो इसे कहते हैं सब्ड्यू, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी ना हो, वैसा लैक ऑफ एनर्जी। पेस का मतलब होता है मूव और डेवलप एट अ पर्टिकुलर रेट, और स्पीड, गति की बात करें तो वहां आ जाएगा पेस। आउटगो का मतलब होता है गो फास्टर देन या आउटले करना। ठीक है, अच्छा जाने वाला पैसा भी तो होता है। एक्सचेकर मतलब द फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड मेकिंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सवर्न, ऑडिटिंग ऑफिशियल अकाउंट्स। ठीक है, सवर्न का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, जो ऑटोनोमस होता है, स्वचालित होता है वो। एंड ट्राइंग लीगल केसेस रिलेटिंग टू रेवेन्यू, रॉयल और नेशनल ट्रेजरी। आप इतना समझोगे कि ये होता है ट्रेजरी, उसे हिंदी में कहते हैं खजांची। ठीक है, इसे कहते हैं खजांची। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं टोन ऑफ द पैसेज। तो आज का जो ये इकोनॉमिक कवरेज वाला एक एडिटोरियल आपको दिया गया, उसको आज मैं थोड़ा एक वेरिएशन करना चाहूंगा। टोन ऑफ द पैसेज देने के बाद वापस से हम वोकैब की ओर जाएंगे, वापस से एक बार वोकैब्स का रिवीजन करेंगे। आज का जल्दी जाना नहीं है, टोन ऑफ द पैसेज डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है एनालिटिकल
प्लस ऑप्टिमिस्टिक, आशा से भरा हुआ, आशावादी, ठीक है। और एनालिसिस तो बहुत सारा आंकड़ों का किया गया। चलिए वोकैब को एक बार वापस से रिवाइज करने की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे कहा गया था कि जो सरकार की चिंताएं है उसको किस तरह से अलय करोगे, किस तरह से कम करोगे डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, वहां से ये एडिटोरियल चला था। आप चेक करो, वोकैब को रिवीजन कराने की एक प्रक्रिया भी मैं आज बता रहा हूं। और वोकैब को रिवीजन करने की प्रक्रिया ये है कि एक बार पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया तो वर्ड उठाइए, वर्ड के ऊपर से पूरा एडिटोरियल का कहानी याद करना शुरू करिए। तो सरकार की जो चिंता है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो सकती है। ब्रिस्क पेस का मतलब होता है जो भी टैक्स कलेक्शन अभी हो रहा है वो रैपिड पेस से, अच्छी गति से हो रहा है, ऐसा बताया। लेकिन फिर पिछले साल 56%, उसके अगले साल 30% ग्रोथ दिखा। तो ये जो डेटा में स्क्यूड है, बायस्ड है, थोड़ा सा इरेग्युलर है, उसका कारण है लो बेस इफेक्ट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और डिसएग्रीगेटेड डेटा ये दोस्तों, ये पूरा एक सिंगल कंपाइल करके डेटा नहीं दिया गया था, अलग अलग बिट्स एंड पीसेस में उसको बांट के अलग अलग स्टेटमेंट बना के डेटा दिया गया था, इसीलिए उसे कहते हैं डिसएग्रीगेटेड डेटा। लेकिन अगर ये ट्रेंड अच्छे से चलता है तो इस इकोनॉमी का ग्रोथ भी कैसा होगा, एट अ हेल्दी क्लिप, मतलब होता है फास्ट पेस, अच्छे से चलना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोबस्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो भी ग्रोथ दिखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में वो कैसा दिखा है, सिन्यूवी दिखा है, हस्की दिखा है। चलिए कमेंट में सारे नए नए वर्ड्स लिखो, विगरस, स्टर्डी, सिन्वी, मतलब सिन्यूवी एंड हस्की, चारों का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होना। और आगे बढ़ते हैं। रेजिमे, तो जब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और सर्विस टैक्स और वहां सिस्टम से आप धीरे धीरे जीएसटी की ओर आए, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गए, तो उस सिस्टम को कहते हैं, देखो लिखाइए पहला सिस्टम या वे ऑफ डूइंग थिंग्स, apparatus या प्रोसीजर, ठीक है। और आउटस्ट्रिप कर जाना, भाई हमने जो भी बजटेड टारगेट रखा था उससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो बजटेड टैक्स कलेक्शन आउटस्ट्रिप किया जा रहा है किसके द्वारा, तो वो किया जा रहा है एक्चुअल टैक्स कलेक्शन के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं बैरॉन, और इस चीज की इंपैक्ट जो है वो और बहुत सारे फैक्टर्स पे होगी, ऐसा भी यहां पे कहा जा रहा है। लेकिन ये तब होगा जब डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान जो है वो फ्रुक्टिफाई हो। तो फ्रुक्टिफाई होना का मतलब होता है फ्रूटफुल होना, प्रोडक्टिव होना, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और लिखा है यहाँ पे पॉलिनेट करना, है ना, उसी तरह से फिकेंडेट करना, तो इसका मतलब होता है परिणाम मिलना। फिस्कल डेफिसिट, तो यहाँ पे सरकार का टारगेट है कि 6.8% ऑफ द जीडीपी, उससे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होना नहीं चाहिए। सरकार को यहाँ पे डर लग रहा है वो ये कि डिसइन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स है वो अगर फ्रुक्टिफाई नहीं होते तो सरकार के पास सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा दोस्तों वो ये होगा कि कैसे 6.8% ऑफ द जीडीपी फिस्कल डेफिसिट रखा जाए, उसको उससे ज्यादा बढ़ाया न जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं सबड्यू, मतलब यहां पे जो इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा है, या इनडायरेक्ट छोड़ दो, रेवेन्यू टैक्स होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और सामने कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ी ही धीमी गति से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन आउट गो का मतलब होता है एक तो गो फास्टर देन आउट ले, और एक होता है आउट गोइंग कैश, मतलब बाहर जाने वाला जो रोकड़ा होता है वो, ठीक है। और इसका चिंता किसको होगा, एक्सचेकर, मतलब जो खजानती होता है उसको इस बात का टेंशन भी होके ही रहेगा। तो ऐसा करके आज हमने पूरा एडिटोरियल समझा और उसमें ऑलमोस्ट कितने वोकैब्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ऑलमोस्ट 15 वोकैब्स जो है वो दोस्तों आज के इस सेशन ने हमें सिखाए। आप याद करो, सोमवार के दिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट ऑलमोस्ट 10 थे, बराबर। फिर मंडे के बाद ट्यूसडे के दिन ऑलमोस्ट 28 थे, ठीक है। फिर बुधवार के दिन का अगर आंकड़ा आप ऐड करोगे तो वो भी ऑलमोस्ट 15 से 20 हो रहे थे, मैं 20 लिख रहा हूं। और गुरुवार के दिन, मतलब कल तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन आज फ्राइडे के दिन हम जब मिले हैं तो यहां से मुझे और कितने मिले, 1 2 3 4, कितने गिने थे भाई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो और 15 मिल गए, आप गिनती मारो, सब मिला के 20, कहां गया, 20 30 50 60 70 73 टोटल दोस्तों इस हफ्ते के 73 वोकैब्स मिले हैं। और परसों के दिन मतलब 12 दिसंबर के दिन, आज कल और छोड़ के, तो जो है आपकी वोकैब टेस्ट ली जाएगी। तो दोस्तों सोम मंगल बुध और शुक्र, ये 4 दिन के एडिटोरियल का
कल शनिवार के दिन वीकली रिवीजन हम करेंगे। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक रिस्पांस पर्सनली मिला है कि सर ये वीकली रिवीजन को बंद मत करो, वीकली रिवीजन बहुत अच्छी चीज है। आप जब वर्ड्स डिस्कस करते हो, हम में से कुछ तो बोलते भी है, तो हमारे बहुत सारे वोकैब्स जो है वो ऐसा करके याद रहना भी शुरू हो जाते हैं। तो उस बात का ध्यान रखते हुए आगे का नेक्स्ट राउंड ऑफ क्विज जो है उसके बारे में भी आपको बहुत जल्द कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट में लेके आ ही जाऊंगा। लेकिन आप इतना मान के चलो कि अब से आगे जाके हम ऐसा कर सकते हैं कि सोम मंगल बुध गुरु 4 दिन पूरा दबा के एडिटोरियल को पढ़ेंगे। शुक्रवार के दिन क्विज का शो चला जाएगा, फ्राइडे शो, ठीक है, फ्राइडे मैटिनी बोलो या जो भी बोलो, है ना, फर्स्ट डे लास्ट शो जो भी बोलना है वो क्विज का राउंड चला जाएगा। वहां थोड़ा ग्रामर, वहां थोड़ा वर्बल, वहां थोड़ा वॉकअप के क्वेश्चन के आधार पे हम क्विज का पार्टिसिपेशन आपसे करवाएंगे। और ऐसे क्विज के राउंड के विनर को भी हम अलग से स्टूडियो में बुला के प्राइज देंगे। जैसे आपने देखा कल 6 स्टूडेंट्स ने किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखा के 100 एपिसोड्स के जो एक ओकेशन था उस पे कुछ ना कुछ प्राइजेस हासिल किए। खैर प्राइजेस एक मोटिवेशन का काम करते, इट डजंट मैटर आपको कौन सी प्राइज मिले, लेकिन अगर कोई आपको बुक प्राइज में देता हो तो जीवन की इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ी गिफ्ट कोई हो नहीं सकती है। तो उसका मैक्सिमम फायदा आप लोग उठाए। और आगे आने वाली क्विज के बारे में बहुत जल्द आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि कब से ये फ्राइडे शो चालू हो रहा है, उस दिन से उस पर दबा के लग जाएंगे। और शनिवार के दिन रहेगा वीकली रिवीजन। क्लियर है दोस्तों? चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ने में ध्यान दिया और ऐसा ही अगर हम आप ध्यान देते रहेंगे, हम साथ में पढ़ते रहेंगे, तो हमारी जो सिलेक्शन की मंजिल है वो हमारे सामने बहुत जल्द आ रही है। एंड विद दैट once again I would like to wish you all the best. And I would like to congratulate you too for making this journey of 100 episodes successful. It could not have been possible, it would not have been possible without your support, your involvement, and of course our team is there, which team players who supported us throughout this journey. So once again, I myself, Abhay Shah, would like to sign off from this session, and tomorrow again at 7:30 PM sharp in the evening, Saturday, we are meeting once again for the weekly revision, based on which your exam will be conducted to check your vocab knowledge on Sunday, that is day after tomorrow. Dear students, thank you, bye bye and good night.